डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत स्विस कॉन्स्टिट्यूशन और स्विस कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ की व्यवस्थापिका के विषय में बताने जा रही हूँ। हम सभी ये जानते हैं कि शासन की 3 अंग होते हैं। शासन की व्यवस्था के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका, जुडिशियरी। और आज मैं आप लोगों को स्विस व्यवस्थापिका, स्विस लेजिस्लेचर, वहाँ की फेडरल असेंबली के विषय में बताने जा रही हूँ। और यह निश्चय ही वहाँ के तीनों अंगों में स्विस विधानमंडल या स्विस फेडरल असेंबली को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली स्थिति प्रदान की गई है। स्विट्जरलैंड के संविधान के आर्टिकल 71 में कहा गया है कि जहाँ तक जनता और कैंटनों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता है, राज्यमंडल की सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग संघीय सभा यानी कि फेडरल असेंबली करेगी, जिसके दो सदन हैं, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। इस प्रकार स्विस संघीय सभा को ही हम संघीय व्यवस्थापिका का नाम देते हैं और इसके 2 सदन हैं। पहला सदन राष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसिल कहलाता है और दूसरा सदन राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता है। इन्हें राष्ट्रीय सभा और राज्य सभा भी कहा जाता है। राष्ट्रीय परिषद निम्न सदन है और राज्य परिषद उच्च सदन। अब सबसे पहले हम बातें करेंगे राष्ट्रीय परिषद या नेशनल काउंसिल के विषय में। राष्ट्रीय परिषद की रचना कैसे होती है यह बताते हुए मैं आपको बताती हूँ कि राष्ट्रीय परिषद या नेशनल काउंसिल के सदस्यों की संख्या शुरू में 1951 में 196 थी, परंतु इस समय 200 है। संविधान के अनुसार अधिकतम सदस्य संख्या इसकी 200 ही हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 72 के अनुसार नेशनल काउंसिल स्विस जनता की प्रतिनिधि सभा है। इस समय 24,000 जनसंख्या पर नेशनल काउंसिल के लिए एक प्रतिनिधि चुना जाता है। राष्ट्रीय परिषद की सदस्य संख्या 200 की सीमा में ही रहे, इसके लिए यदि आवश्यक हो तो वह जनसंख्या बढ़ाई जा सकती है, जिस पर एक प्रतिनिधि राष्ट्रीय परिषद के लिए या नेशनल काउंसिल के लिए भेजा जाता है। ऐसा 2 बार किया भी जा चुका है। इसके साथ ही प्रत्येक कैंटन और अर्ध कैंटन के द्वारा कम से कम एक सदस्य नेशनल काउंसिल के लिए अवश्य ही भेजा जाता है। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होने के कारण बर्न और ज्यूरिच जैसे बड़े कैंटनों के द्वारा राष्ट्रीय परिषद के लिए क्रमशः 33 और 32 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, लेकिन उरी जैसे छोटे कैंटन का राष्ट्रीय परिषद में एक ही प्रतिनिधि है। अब यह हम देखेंगे कि नेशनल काउंसिल का चुनाव कैसे होता है। स्विट्जरलैंड में 20 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले सभी व्यक्तियों को वोटिंग का अधिकार प्राप्त है। कोई भी वोटिंग का अधिकार प्राप्त व्यक्ति नेशनल काउंसिल की सदस्यता के लिए उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन पादरी, संघीय सरकार के कर्मचारी, संघीय परिषद के सदस्य और राज्य परिषद के सदस्य इस सदन का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और नेशनल काउंसिल का चुनाव वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की सूची पद्धति लिस्ट सिस्टम के अनुसार होता है। प्रत्येक दल कैंटन में अपने उम्मीदवारों की एक सूची प्रकाशित कर देता है और मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों की यह सूची भेज देता है। मतदाताओं को सरकार की ओर से भी एक खाली सूची मिलती है। मतदाता उतने मत देने का अधिकारी होता है जितने सदस्यों का निर्वाचन उस कैंटन से होता है। मतदाता की इच्छा है कि वह किसी दल की सूची को ज्यों की त्यों मतपेटी में डाल दे, या किसी सूची में काटकर कुछ नाम भर दे, या सारी की सारी खाली सूची को नए सिरे से भर दे। सूचियों के आधार पर विभिन्न दलों को प्राप्त मतों की गणना की जाती है और चुनाव कोटा के आधार पर यह मालूम कर लिया जाता है कि नेशनल काउंसिल में प्रत्येक दल की ओर से कितने प्रतिनिधि भेजे जाएंगे। स्विट्जरलैंड में कोई उपचुनाव नहीं होते हैं। यदि कोई स्थान खाली होता है तो वह दल उस स्थान को भर देता है जिसे वह स्थान प्राप्त था। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली का प्रयोग केवल उन कैंटनों में होता है जिनसे एक से अधिक सदस्यों का निर्वाचन होता है। जिन कैंटनों में
केवल एक सदस्य चुना जाता है। मतदान साधारण प्रणाली के द्वारा होता है। अब हम इसके कार्यकाल और अधिवेशन को देखते हैं। नेशनल काउंसिल का कार्यकाल 4 वर्ष का है और संघीय सभा के दोनों सदन 4 वर्ष की अवधि के पूर्व केवल उसी स्थिति में भंग किए जा सकते हैं जबकि जनता के द्वारा लोक निर्णय में पूर्ण संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव पास किया जाए या आंशिक संवैधानिक संशोधन के प्रश्न पर संघीय सभा के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद अक्टूबर मास के अंतिम रविवार को नेशनल काउंसिल का चुनाव होता है। संघीय सभा की प्रति वर्ष मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में बैठक होती है। संघीय सभा अपने अधिवेशन स्वयं बुलाती है, एग्जीक्यूटिव वहाँ के अधिवेशन को नहीं बुलाती है। अब इस नेशनल काउंसिल से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव होता है जिसका निर्वाचन नेशनल काउंसिल स्वयं करती है और इन दोनों ही पदाधिकारियों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए पुनर्निर्वाचन नहीं होता है। इसके बाद अब हम आते हैं राज्य परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट्स पर। राज्य परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट्स का निर्माण संघीय आधार पर करते हुए इसमें संघ की छोटी बड़ी इकाइयों को बराबर प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। प्रत्येक पूर्ण कैंटन को राज्य परिषद में 2 और अर्ध कैंटन को 1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। इस प्रकार काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है उसकी सदस्य संख्या है 44। इसके निर्वाचन और कार्यकाल को जब हम देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि काउंसिल ऑफ स्टेट के सदस्यों की चुनाव प्रणाली को निश्चित नहीं किया गया है। इसे कैंटनों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। इसलिए 14 कैंटनों और 3 अर्ध कैंटनों में इनका चुनाव सभी नागरिकों, मताधिकार प्राप्त नागरिकों के द्वारा डायरेक्ट रूप से होता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वाले कैंटन्स और 3 अर्ध कैंटन्स काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव जनसभा या लैंड्समिंडे के द्वारा करते हैं और 4 कैंटनों में इन विधानमंडल के द्वारा इन्हें निर्वाचित किया जाता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल भी कैंटनों की इच्छा पर निर्भर करता है। 15 कैंटन और 5 अर्ध कैंटन राज्य परिषद में अपने प्रतिनिधि सिर्फ 4 साल के लिए चुनते हैं। 2 कैंटन और 1 अर्ध कैंटन 3 वर्ष के लिए और 2 कैंटन केवल 1 वर्ष के लिए। इस प्रकार हमने देखा कि इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, कुछ कैंटनों का ज़्यादा है और कुछ का कम है। और काउंसिल ऑफ स्टेट्स में गण पूर्ति के लिए 44 में से 23 सदस्यों की उपस्थिति होनी अनिवार्य है। इसमें भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है और ये अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। इस संबंध में अधिवेशन का अभिप्राय 1 वर्ष के लिए लिया जाता है और 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली के दोनों सदनों के विषय में हमने जाना, नेशनल काउंसिल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब हम यह देखेंगे कि ये दोनों मिलाकर स्विस फेडरल असेंबली क्या क्या कार्यों को करती है। संविधान के अनुच्छेद 84 में वहाँ कहा गया है कि राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद दोनों उन सभी कार्यों को संपन्न करेंगी जो वर्तमान संविधान द्वारा संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गए हैं और जो कि किसी अन्य अधिकारी को नहीं सौंपे गए हैं। इस प्रकार अगर हम शॉर्टली देखें तो संघीय सभा की शक्तियों को इस प्रकार हम देख सकते हैं। संघीय सभा को सबसे पहले विधायी शक्तियाँ दी गई हैं। संविधान द्वारा संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गए सभी विषयों पर इसे कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। कभी कभी कानून निर्माण की शक्ति पर जनता की ऐच्छिक लोक निर्णय की शक्ति का भी प्रतिबंध लगता है, लेकिन बहुत सारे संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गए विषयों पर यह कानून बना सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति या अधिकार जो उसे दी गई है वह है संविधान में संशोधन की शक्ति। संघीय सभा संविधान के संशोधन कार्य में भी महत्वपूर्ण स्थिति रखती है। प्रत्येक संशोधन प्रस्ताव इसके दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर ही लोक निर्णय के लिए भेजा जाता है। जब संघीय संविधान के पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव विचार के लिए रखा जाता है तो संघीय सभा को भंग कर नवीन संघीय सभा का निर्वाचन अवश्य होता है। इसे नियुक्ति संबंधी शक्ति भी दी गई है और नियुक्ति संबंधी इसे व्यापक शक्तियां दी गई हैं। संविधान के अनुसार उसे संघीय परिषद,
संघीय न्यायालय के सदस्यों, संघ के चांसलर और संकट काल में मुख्य सेनाध्यक्ष को भी चुनने का अधिकार है। संघीय सभा या फेडरल असेंबली को कुछ वित्तीय शक्तियां भी दी गई हैं और इसकी सबसे प्रमुख शक्ति बजट की स्वीकृति से संबंधित है। संघीय परिषद जो बजट बनाती है उसे स्वीकार करना संघीय सभा का कार्य है। बजट के संबंध में इसकी स्वीकृति अंतिम होती है क्योंकि इस पर कोई लोक निर्णय या ऐच्छिक लोक निर्णय नहीं होता। इस प्रकार संघीय सभा की वित्तीय शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैंटनों से संबंधित शक्ति भी संघीय सभा को दी गई है। संघीय संसद को यह भी अधिकार प्राप्त होता है कि वह कैंटनों के संविधान और उनके संशोधनों की उचित जांच कर उन्हें स्वीकार करे। कैंटन विदेशों से जो संधियां करते हैं उन पर संघीय संसद का अनुमोदन आवश्यक रूप से ज़रूरी है। इस प्रकार कैंटन यदि जो भी संधियां करते हैं उस पर संघीय संसद का अनुमोदन वे अवश्य लेते हैं। संघीय सभा या फेडरल असेंबली को कुछ जुडिशियल पावर्स भी दिए गए हैं। वर्तमान संविधान के द्वारा एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, जिसके कारण इसकी कुछ शक्तियां न्यायिक रूप से सीमित हो गई हैं, लेकिन अभी भी न्याय के क्षेत्र में उसे कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जिसका उल्लेख स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 173 में किया गया है। इस प्रकार इन कार्यों के अलावा स्विस फेडरल असेंबली को कुछ अन्य कार्य भी सौंपे गए हैं, जैसे यह स्विट्जरलैंड की बाहरी सुरक्षा, स्वतंत्रता और तटस्थता की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है। यह आंतरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है और असाधारण अगर परिस्थितियां हों तो आर्टिकल 173 के उपर्युक्त प्रथम और द्वितीय कार्य की पूर्ति के लिए यह अध्यादेश या साधारण संघीय आदेश भी जारी कर सकती है। यह सैनिक सेवा का भी आदेश दे सकती है और इस उद्देश्य से समस्त सेना या उससे एक भाग की लामबंदी कर सकती है। यह राज्य की सभी गतिविधियों के आयोजन में सहायता देती है। इस प्रकार हमने यह देखा कि इस स्विस संघीय सभा को बहुत व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है और इन शक्तियों के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि संघीय संसद की स्थापना करते हुए स्विस संविधान के निर्माताओं ने शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि उन्हें इसे विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक सभी प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की हैं और इसलिए स्विस संघीय सभा यहाँ की महत्वपूर्ण व्यवस्थापिका या विधायिका है, जिसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। इस प्रकार मैंने आपको आज यह बताया कि स्विस संविधान में व्यवस्थापिका किन किन कार्यों को करती है, उसके कौन कौन प्रकार हैं और किस प्रकार वह स्विस संविधान में और स्विस शासन व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। धन्यवाद।